नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमें अंतिम जो मौका है अपना, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है और अंतिम मौके के रूप में हम मॉडल पेपर 8 का करने वाले हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा अपने 12th क्लास का राजनीति विज्ञान का। तो इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं, शेखावाटी मिशन के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज है, जो कि हल सहित है, आंसर सहित है, एक ऑथेंटिक टीम द्वारा तैयार की जाती है। उसके सिलेक्टेड प्रश्नों में से भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते हुए आपको हल करवाए हुए हैं, मॉडल पेपर हल करवाए हुए हैं। प्रश्न बंक जो विभाग द्वारा डाला हुआ है वो भी आपको करवा दिया गया है। अब ये अपना अंतिम मौका है जिसमें हम 100 में से 100 लाने का प्रयास करेंगे, यानी पूरे में से पूरा लाने का प्रयास करें। इसी प्रयास के साथ हम बढ़ते हैं आगे। समय होगा अपना 3.25 घंटे और पूर्णांक होगा 80 का। कुछ आपके लिए पेपर में निर्देश होंगे, उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए बढ़ेंगे। ए खंड में हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्न में से बोल्शेविक पार्टी, सोवियत संघ में एक पार्टी बनी थी जिसका नेतृत्व किसने किया था? जिसका नाम था बोल्शेविक पार्टी और इसका नेतृत्व किया लेनिन ने। यूरोपीय संघ का जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, यूरोपीय संघ, जिसमें 27 देश हैं वर्तमान में, और इन 27 देशों में से यूरोपीय संघ के 27 देशों में से जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में शामिल हुआ है फ्रांस। बांग्लादेश भारत की किस नीति का हिस्सा है? लुक ईस्ट नीति का हिस्सा है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस गैसों का ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है और इस प्रकार की सुरक्षा नीति को क्या कहा जाता है? अपरोध। तो अपरोध किसे कहते हैं? वो सुरक्षा नीति जो युद्ध को रोक सके या युद्ध को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं अपरोध। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य विषय वस्तु क्या थी? क्योटो, जो कि जापान के क्योटो शहर में हुआ था, 1997 में हुआ ये प्रोटोकॉल का मतलब होता है समझौता। और इस समझौते पर भारत ने 2002 में, अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए थे। ये भी ध्यान रखना आपको। तो इसमें मुख्य मुद्दा क्या था? विषय वस्तु मतलब मुख्य मुद्दा क्या था? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। वैश्वीकरण में आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख जो निर्धारक होता है वो कौन होता है? तो ये होता है बाजार। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। राजस्थान के पोखरण में किस पार्टी के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है? तो ये अपना सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको मैक्सिको की पार्टी का उदाहरण दिया हुआ है, तो उसको नाम दिया गया परिपूर्ण तानाशाही। तो PIR और I इस पार्टी का नाम था, जो कहाँ थी? मैक्सिको में, परिपूर्ण तानाशाही का। भारत में 1944 में, भारत में 1944 में, जो कि स्वतंत्रता से पहले की बात है, उद्योगपतियों का एक समूह था जिसने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम दिया गया वो है बॉम्बे प्लान। कौन से नाम से? बॉम्बे प्लान के नाम से। नेहरू की अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 में किस सम्मेलन का आयोजन किया था? तो एशियाई सम्मेलन का। कांग्रेस सिंडिकेट के अगुवा कौन थे? कांग्रेस में एक प्रभावशाली गुट था, या कांग्रेस के अंदर ही प्रभावशाली व्यक्तियों का एक गुट था, उसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे के कामराज। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में राजनीति का प्रमुख मुद्दा है वो प्रभावी कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो प्रभावी मुद्दा रहा वो स्वायत्तता की मांग भी रहा, बिल्कुल। बाहरी लोगों का विरोध भी रहा, जो कि असम में रहा। अलगाव के आंदोलन का भी रहा। उपयुक्त सभी, वेरी गुड, उपयुक्त सभी जो आंसर है वो अपना सही है। बहुजन शब्द
किसके लिए इस्तेमाल किया गया? बहुजन यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा, उपरोक्त सभी। भारत का पहला भाग जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर चुनाव हुए वो था मणिपुर। रिक्त स्थानों में इस प्रकार से हमारे 6 रिक्त स्थान आएंगे और 6 रिक्त स्थानों में इस प्रकार से हमें भरना है। जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। 72 में उसका नाम था शिमला समझौता। सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है उसमें मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। खनिज उद्योग धरती के भीतर संसाधनों को बाहर निकालता है। 1987 से 1991 के बीच सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम का एक अभियान चलाया था। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार का नाम है वो क्या रखा गया? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन मेरे को ये लगे, इसलिए मैंने ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा से पहले हल करवाने का निश्चय किया और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय उत्तर पूर्व के स्टेट हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने थे। तो नागालैंड कब बना ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप। भारत और पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि 1 मार्क्स का होगा और उत्तर अपने को देना है एक शब्द हो या एक पंक्ति, इतना ही लिखना है। सोवियत संघ की गैराज सेल किसे कहा गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के जितने 15 जो देश थे उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अनाप शनाप कीमतों पर यानी बहुत सस्ती कीमतों पर उद्योगों को बेच दिया था निजी कंपनियों को, और इसी को नाम दिया गया सबसे बड़ी गैराज सेल का। जो कि आपने पढ़ा था शॉक थेरेपी, और शॉक थेरेपी में ही ये इस प्रकार का एक आर्थिक जो प्रोजेक्ट कह सकते हैं, आर्थिक मॉडल अपनाया गया जिसमें जो सरकारी जो कंपनियां थी उनको निजी कंपनियों पर बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दिया। उसे ही इतिहास की गैराज सेल के नाम से जानते हैं। राजनीतिक प्रणाली की दृष्टि से भारत और श्रीलंका की किसी एक समानता को बताना है। राजनीतिक दृष्टि से भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, भारत 1947 में हुआ। आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रही। ये दक्षिणी एशिया के 2 ही ऐसे देश हैं, भारत और श्रीलंका, जिसमें आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कायम रही। बाकी जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान में आज भी राजा का ही शासन है यानी संवैधानिक राजतंत्र है। नेपाल है, मालदीव है, इन सब देशों में लोकतंत्र है वो बहुत बाद में सफल हुआ। इनमें भारत और श्रीलंका ही ऐसे देश हैं जो लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था को जी रहे। एक राष्ट्र के रूप में भारत और श्रीलंका हमेशा लोकतांत्रिक रहे, ये इनमें समानता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। जापान के क्योटो शहर में एक प्रोटोकॉल, उसमें वैश्विक तापवृद्धि पे काबू पाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। क्या दिए गए थे? दिशा निर्देश। किसको कम करने के लिए? ग्रीन हाउस गैसों को, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। दक्षिणपंथी आलोचक वैश्वीकरण के विरोध में क्या तर्क देते हैं? दक्षिणपंथी आलोचक वैश्वीकरण के विरोध में, दक्षिणपंथी आलोचक वो ही जो धनी वर्ग के पक्ष में रहते हैं और पूंजीवाद के पक्षधर होते हैं। तो दक्षिणपंथी आलोचकों का कहना है कि इससे राज्य कमजोर हो रहा है। किससे? वैश्वीकरण से। और परंपरागत संस्कृति को, जो पुरानी संस्कृति है, उसको नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। किन देशों ने अंटार्कटिका क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया? तो ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिले, नॉर्वे, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। मुजीब रहमान की पार्टी का क्या नाम था? मुजीब रहमान, जो कि
बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए भारत से अपील की थी, वही मुजीब रहमान हैं। इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो योजनाकार थे, अर्थशास्त्री थे, उनका नाम क्या था? पीसी मोहलनोविस। गठबंधन सरकार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो जब कोई राजनीतिक दल कोई भी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने में या पूर्ण बहुमत मिलने में दिक्कत हो या सफल नहीं हो पाए एक दल, तो वो मिलजुल कर कई राजनीतिक दल मिलकर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। तो इसे कहते हैं गठबंधन सरकार। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया और इसका संबंध किससे है? तो साल थी 1973 की और इसका संबंध था राज्यों की स्वायत्तता से, पंजाब राज्य की स्वायत्तता से। कौन से राज्य से था? पंजाब। कब लाया गया? 1973 में। किससे संबंधित था? पंजाब राज्य की स्वायत्तता से। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो क्षेत्रीय दल वे दल कहलाते हैं जिनका संगठन किसी क्षेत्र विशेष के स्तर पे किया गया हो और क्षेत्र विशेष पर ही उसका प्रभाव हो और उसी क्षेत्र विशेष में वो दल चुनाव लड़े और उसी में सरकार बनाई। यानी इसका जो क्षेत्र है वो किसी प्रदेश तक ही होता है, सीमित होता है। खंड ब होगा और खंड ब में हमारे सामने होंगे आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना क्यों की गई। आसियान के सदस्य देशों ने 2003 तक कई समझौते किए थे, जिसके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी जो भी अंतर है, आपस में जो भी अंतर है तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने और अपनी वचनबद्धता को जाहिर की। अभियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई 1994 में। साप्टा क्या है? साप्टा दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र है। दक्षिणी एशियाई देशों का मुक्त व्यापार क्षेत्र है दक्षेश का, और ये दक्षेश के सदस्य देशों ने 2002 में दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर दस्तखत करने का वादा किया। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और ये समझौते जनवरी 2006 से प्रभावी हो गए। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाली जो सीमा शुल्क है उसको कम कर दिया जाए। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए सुझाए गए कोई 4 मापदंड बताइए। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए तो वह देश क्षेत्र तथा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश हो, जो भी इसका स्थायी और अस्थायी सदस्य हो, वह एक लोकतांत्रिक देश भी हो, वह अधिक से अधिक सैनिक शक्ति के रूप में उभर रहा हो और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में उसका नियमित योगदान रहा हो, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भी निरंतर अपनी प्रभावी भूमिका निभाता रहा हो, वही देश इसके सदस्यों के लिए सदस्यता के लिए इनके मापदंड होने चाहिए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब और क्यों हुई? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM जिसको बोलते हैं, ये संधि 1972 में हुई थी। हुई क्यों और किसके बीच हुई? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई। बैलिस्टिक मिसाइलों की रक्षा कवच के रूप में अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार पावन वन प्रांतर का क्या महत्व है? जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण में नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता में जो वैविध्य है, यानी सांस्कृतिक जो वैविध्य है हमारे, उसको कायम रखने में भी ये सहायक हैं। देव स्थान की व्यवस्था, वन संरक्षण के विभिन्न तौर तरीकों में भी ये सहयोगी हैं। दूसरे युद्ध के पश्चात विकासशील देशों ने क्या ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनाई? दूसरे विश्व युद्ध के बाद अधिकांश जो एशिया और अफ्रीका के देश थे वो स्वतंत्र हुए थे,
तो उन्होंने क्या ध्यान में रखकर विदेश नीति अपनाई? तो उस समय विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक का नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था, तो एक का सोवियत संघ। तो विकासशील देशों ने कौन सी चीज़ को ध्यान में रखा? तो विकासशील देशों ने अपने देश का आर्थिक विकास और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होने, इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने लगातार देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, यानी स्वतंत्र, एक प्रकार से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, जिसे कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति, ताकि वो अपने स्वतंत्र निर्णय ले सके। ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 में हुआ। वीवी गिरी कहाँ के नेता थे? तो वीवी गिरी आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता थे। कपूरी ठाकुर, जिनको अभी भारत रत्न दिया है, ये बिहार के नेता थे। और वीवी गिरी कौन थे? जो 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति बने थे। भारत में नियोजित विकास के किन्हीं दो कारणों पर टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी यानी उल्लेख करना है। तो नियोजन के द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित कर समाज की उन्नति की जा सके। देश में जितने भी व्याप्त आर्थिक असंतुलन है उसको समाप्त किया जा सके, तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, और इसके लिए नियोजन का अत्यधिक महत्व समझा गया। गुजरात आंदोलन 1974 पे टिप्पणी लिखनी है या संक्षिप्त स्पष्ट करना है। तो 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्य तेल और खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों और उच्च दरों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था। किस लिए? वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, खाद्यान्न संकट बढ़ रहा था, ऊंची दरों पे ये मिल रहे थे, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था। तो इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है गुजरात आंदोलन। इस आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी, जिससे गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति के कौन से मुद्दे हावी रहे? पूर्वोत्तर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो असम में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन था। मेघालय में ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता की मांग का आंदोलन चल रहा था। तो मिजोरम में अलग होने का मुद्दा चल रहा था। कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में। और स्वतंत्रता आंदोलन इसी पार्टी के नेतृत्व में लड़ा गया था। फिर स्वतंत्रता के बाद इसी पार्टी के नेतृत्व में 1952 के प्रथम चुनाव से 1967 तक, चौथे आम चुनाव तक, कांग्रेस पार्टी ही राज्यों में और केंद्र में दोनों जगह पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। इसी को कई राजनीतिक विश्लेषकों ने, रजनी कोठारी जैसे विश्लेषकों ने कांग्रेस प्रणाली नाम दिया था। क्या नाम दिया? कांग्रेस प्रणाली। और ये प्रणाली नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें कई धर्मों, जातियों, भाषाओं और वर्गों के लोग शामिल थे। इसे ही कांग्रेस प्रणाली कहा गया। बामसेप पर टिप्पणी लिखनी है। बामसेप का गठन 1978 में हुआ था, 78 में, और इसका पूरा नाम बैकवर्ड एवं माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है। एम्प्लॉयज़ फेडरेशन सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण या ट्रेड यूनियन थी ये। इस संगठन ने बहुजन अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की एक प्रकार से राजनीति में तरफदारी करना। खंड 6 होगा और खंड 6 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। माओ युग के पश्चात चीन में अपनाई गई आर्थिक नीतियों तथा उनके परिणाम बताने, अथवा में आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? आसियान विजन 1920 की मुख्य बातें क्या है? तो अपन आसियान की
जो स्थापना है उससे संबंधित करेंगे, ये प्रश्न करने वाले हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों का ये संगठन है जिसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई। आसियान की स्थापना के जो समय देश थे, स्थापक देश जिनको बोलते हैं मूल देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद के वर्षों में ब्रुनई भी जुड़ गया, दारुसलेम भी जुड़ गया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया ये जुड़ गए, यानी टोटल 10 देश हैं वर्तमान में। आसियान विजन क्या है 2020, इसकी मुख्य बातें कौन सी हैं? तो इसकी मुख्य बातें हैं, पॉइंट 1 बनाएंगे हम। आसियान की विजन 2020 की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान एक बहुमुखी भूमिका निभाएगा। दूसरा, टकराव की जगह बातचीत द्वारा ये हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। और आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया जाएगा, आसियान आर्थिक समुदाय बनाया जाएगा और एक आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय बनाने की भी संकल्पना की गई। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? अथवा में है निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की वो परिषद है जिसमें 54 सदस्य हैं और इसका चुनाव है वो महासभा के 2/3 बहुमत से 3 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और इसके सदस्यों की संख्या इस प्रकार से 1/3 सदस्य हैं, वो प्रतिवर्ष चेंज हो जाते हैं और ये स्थायी संस्था है। ट्रस्टीशिप परिषद है, तो ये इस परिषद का जो उद्देश्य है वो ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की देखभाल करना था। 1994 से ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं, तो इस संस्था की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे 1994 से स्थगित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, जिनका चयन महासभा और सुरक्षा परिषद एक साथ मिलकर करती और इसका कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न देशों को न्याय उपलब्ध कराना। मुख्यालय हेंग में है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो 3 मार्क्स का है। प्रथम 3 आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मजबूत स्थिति के पीछे उत्तरदायी कारण कौन से थे? प्रथम 3 आम चुनाव यानी 1952 से 1967 तक कौन से कारण थे जिसकी वजह से यही कांग्रेस पार्टी केंद्र और राज्य दोनों जगह पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा रही थी? राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्वों को संक्षेप में समझाइए। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में होना, यानी राष्ट्रीय आंदोलन इसी पार्टी के नेतृत्व में लड़ा गया था। पहला प्रश्न कर रहे हैं हम। आज़ादी के आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे जो कि कभी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वही उम्मीदवार अब कांग्रेस के चुनाव भी लड़ रहे थे। कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जो अपने आप को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सकने में समर्थ था और यही एक सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी भी थी उस समय। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी, बाकी दल अभी अपनी रणनीति सोच ही रहे थे और कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती। इस प्रकार से कांग्रेस अव्वल और इकलौता एक ऐसा दल था जो सत्ता में रहा। पंडित नेहरू का करिश्माई नेतृत्व भी था और व्यक्तित्व भी था, कांग्रेस के प्रभुत्व को बनाने में सफल भी रहे। 19 का प्रश्न होगा 1975 के आपातकाल से सीखे गए सबकों का विश्लेषण, या फिर 1977 के लोकसभा चुनाव में किन्हीं 3 महत्वपूर्ण परिणामों और निष्कर्षों की पर प्रकाश डालना। 3 मार्क्स का 1977 के चुनाव वाला करेंगे हम। तो 1977 के चुनावों के कुछ निष्कर्ष इस प्रकार से निकले। पहला पॉइंट हम बनाएंगे कि 1977 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये था कि पिछले 3 दशकों से चली आ रही कांग्रेस अब सत्ता से बाहर हो गई थी, यानी सत्ता पर एकाधिकार था वो अब खत्म हो गया था। दूसरा,
1977 के चुनाव के पश्चात केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। विपक्षी दलों ने मिलकर इस सरकार बनाई थी जनता पार्टी के नेतृत्व में, और गठबंधन सरकार थी एक प्रकार की। और जनता पार्टी को मार्च 1977 में लोकसभा के चुनाव में भारी सफलता प्राप्त हो गई। 542 सीटों में से जनता पार्टी के गठबंधन को 300 सीटें मिल गई थी, और इस प्रकार जनता पार्टी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी, तो जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। 1977 के चुनावों के बाद अप्रत्यक्ष रूप से पिछड़े वर्गों की जो भलाई का मुद्दा था वो भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हो गया था, और 1977 के चुनाव के परिणामों पर पिछड़ी जातियों के जो मतदान का असर था वो भी पड़ा। खंड होगा अपना, जो कि लास्ट का खंड होगा, और ये निबंधात्मक प्रश्न का होगा। सोवियत खेमे के विघटन के घटना चक्र पर लेख लिख ली, या फिर सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए गणराज्यों में आंतरिक संघर्ष और तनाव का क्या कारण था उस पर लेख लिखना है। तो सोवियत संघ के से जो स्वतंत्र हुए देश, ये हम करने वाले हैं। सोवियत संघ के विघटन से 15 जो प्रभुत्व संपन्न राज्य थे उनका जन्म हुआ, यानी 15 राज्यों का ग्रुप था, वो 15 राज्य अलग हो जाते हैं। सोवियत संघ का मुख्य उत्तरदायित्व जो निभा रहा था वो रूस था, क्योंकि सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति थी। पहला कारण आंदोलन, तनाव तथा संघर्ष की स्थिति। केंद्रीय एशिया के अधिकांश राज्य सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अनेक समस्याओं का सामना कर रहे थे, जैसे चेचन्या, दागिस्तान, पाकिस्तान, अजरबैजान आदि देशों में हिंसा हो रही थी। वारदातों के कारण गृह युद्ध भी चल रहा था, और ये देश जाति और धार्मिक समस्याओं से भी जूझ रहे थे। पाकिस्तान, यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में शासन से जनता नाराज भी होगी, और उनको उखाड़ फेंकने के लिए कई आंदोलन चल पड़े। नदी जल के सवाल के आधार पे भी, यानी नदी जल को लेकर भी इनके बीच संघर्ष था। कई देश और प्रांत नदी के सवाल पे परस्पर भिड़े हुए थे, तनाव था इन देशों के बीच। विदेशी शक्तियों की इस क्षेत्र में रुचि बढ़ रही थी। विदेशी शक्तियों की रुचि क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि इन गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधन के विशाल भंडार थे, ताकि जिससे कि बाहरी जो भी ताकतें थी वो प्रतिस्पर्धा कर रही थी, और इन देशों को एक तरह से अखाड़ा बना दिया। गृह युद्ध और तनाव चल रहा था यहाँ। इन राज्यों का अपना निकटवर्ती जो उनका मानना था कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए था। चीन के हित भी इस क्षेत्र में से जुड़े हुए थे, और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया था। 4 मार्क्स का फिर एक प्रश्न होगा अपने सामने। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या है, या फिर भारत सरकार द्वारा वैश्वीकरण की दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए और उसके क्या प्रभाव पड़े। तो भारत द्वारा वैश्वीकरण की दिशा में उठाए गए कदम हैं वो करेंगे हम। सबसे पहले पॉइंट बनाएंगे 1990 के दशक में उदारीकरण अपनाया भारत ने, और वैश्वीकरण की नीति के तहत औद्योगिक जो लाइसेंस युग था उसको समाप्त कर दिया, और सार्वजनिक क्षेत्र में कटौती की गई। व्यापारिक गतिविधियों पर सरकार का एकाधिकार अब समाप्त कर दिया था, और निजीकरण संबंधी कार्यक्रमों की पहल की गई। यानी कहने का मतलब भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया 90 के दशक में। 1990 के दशक के दौरान ही विभिन्न देशों पर आयात बाधाएं जो थी वो भी हटा दी गई, और इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। तीसरा हम पॉइंट बनाएंगे कि भारतीय शुल्क दरों का तेजी से कमी की गई। शुल्क जो लगता था उस शुल्क दर में कमी की गई। भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम क्या निकले? पहला पॉइंट, वैश्वीकरण को अपनाने से भारत में सकल घरेलू उत्पाद की जो दर थी, विकास की दर थी, उसमें तेजी से वृद्धि हुई। दूसरा, उदारीकरण के बाद विकास में जो उछाल आया उसने भारत की वैश्विक स्थिति में भी सुधार ला दिया। तीसरा पॉइंट बनेंगे, वैश्वीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप भारत में गरीबी में जीवन जी रहे लोगों का जीवन बेहतर हुआ। भारत में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव बताएंगे। तो नकारात्मक पहला पॉइंट बनाएंगे कि वैश्वीकरण के कारण कृषि की सब्सिडी को कम किए जाने से
अनाज की कीमतों में वृद्धि हुई तथा कृषि क्षेत्र में आधारिक संरचना में भी कमी हुई। दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू कर देती हैं, यानी हड़प रही हैं। अपनी विनिवेश नीति के तहत सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने से सरकार को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये अपने 3 पॉइंट होंगे। बाईस का प्रश्न होगा वो भारत का मानचित्र का होगा, और भारत के मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, ग्वालियर, मुंबई और हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का स्टेट है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। दूसरा अगर हम करना चाहें तो कश्मीर है, जो कि भारत के उत्तर में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पास है, नागपुर महाराष्ट्र के पास है, महाराष्ट्र में है, और तमिलनाडु दक्षिणी भारत का राज्य है। इनको मैप में भरेंगे हम। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, समुद्र तट, नागपुर महाराष्ट्र का एक शहर है, ये महाराष्ट्र है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ये तेलंगाना है, और जो कि 2014 में बना था तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इन प्रश्नों को हमने बहुत कम समय में हल करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में 100% मददगार शामिल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।